चलिए समझते हैं एक तरीका जिससे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट इस तरीके से गिरा है, धराशायी होके गिरा है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? अमेरिका क्या चीज़ यूज़ करता है जिससे कि वहाँ के जो स्टॉक मार्केट्स हैं इतना ज़्यादा फॉरेन के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं है? इंडिया क्या उसको रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं? इसी चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 दिन से स्टॉक मार्केट गिरा है, ठीक है? ये जो लूज़िंग स्ट्रीक है, ऐसा लूज़िंग स्ट्रीक हमें 96 में देखने को मिला था। अगर आप सितंबर की पीक की बात करो, वहाँ से 16% मार्केट नीचे जा चुका है। हेवी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो देखा गया है और निफ्टी का जो पीई है, निफ्टी 50 का पीई है, वो जुलाई 2022 के बाद पहली बार 20 के नीचे आया है, जो कि एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है लोगों को। ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स हैं, रूपी वीक हो रहा है और ये जो फ्लाइट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इसके वजह से मार्केट में स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस जो है पूरी तरीके से बियर टेरिटरी में चला गया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो एक पैटर्न ऐसा बन रहा है कि मार्केट शायद बॉटम आउट कर रहा है, शायद मार्च के बाद हमें रिकवरी देखने को मिले। तो कुछ-कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल है, फार्मास्यूटिकल है, टेलीकॉम है, वहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों को दिख रही है। सवाल ये है कि ये जो इंडिया की जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है टू एक्सटर्नल प्रेशर, इसको हम कैसे रोकें? अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लोग छींकते भी हैं, तो इंडिया वालों को कोल्ड दे कैच अ कोल्ड, निमोनिया हो जाता है इंडिया के मार्केट्स को। तो इस चीज़ से हम कैसे बचें? यूएस में देखिए, यूएस में ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस बहुत स्ट्रांग है और वो कैसे है? वो लोगों के इंडिविजुअल रिटेलर के वजह से नहीं है। वहाँ पे एक सिस्टम चलता है 401 के, ओके 401 के। उसमें क्या है, जितने भी सैलरीड लोग हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो कुछ पैसा जैसे अभी है $23,500 साल में, 50 साल से अगर आपकी उम्र कम है, तो $23,500 आप स्टॉक मार्केट में 401 के में डाल सकते हैं। तो इसमें डालने का इंसेंटिव क्या है? जैसे मान लो अगर आपकी सैलरी $1,00,000 है पर एनम, आपने $23,000 उसमें ट्रांसफ़र कर दिए 401 के में, तो आपको जो अम, टैक्स देना है अपने सैलरी पे, वो सिर्फ़ 77 $1000 पे ही देना है। जो $23,000 आपने उसमें डाल दिए, उस पे आपको टैक्स नहीं देना है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाता है। तो आपका जो लायबल टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाता है। तो लोगों के पास इंसेंटिव है अपना पैसा 401 के में डालने के लिए। फिर 401 के में जब आपने पैसा डाल दिया, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे किसी इंडेक्स फंड में उस पैसे को डाल सकते हैं, किसी बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं, या फिर जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी के स्टॉक्स में डाल सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स आप परचेज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसे हम रिटेलर लोग जैसे करते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। मेनली इंडेक्सेस में और तमाम जो कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, फंड, बॉन्ड फंड्स, उसमें ही आप पैसा अपना डायरेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पैसा टैक्स फ्री है। मतलब आपका जो टोटल सैलरी है वही $1,00,000 पे फिर आपको टैक्स नहीं देना है, सिर्फ़ 77,000 पे देना है। बाकी पूरा जो ये जो 401 का जो पैसा है उसको टैक्स में वो बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोगों को अपना टैक्स कम करने का। और उसके बाद 60 के बाद आप निकालते रहिए, 72 के बाद आपको निकालना ही पड़ेगा और 50 के ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप ज़्यादा पैसा रख सकते हो, उसमें मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। तो ये 401 का जो इन्वेस्टमेंट है, ये उनके मार्केट को हमेशा बचाता है, कुशन अगेंस्ट द मार्केट वॉलेटिलिटी का काम करता है। तो क्या इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है? इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं सैलरी, मगर हम लोग टैक्स पहले भरते हैं, जो पैसा बच जाता है उसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा एक सिस्टम आ जाए 401 के का, कि प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, वो अपना पैसा किसी सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में या ऐसे बॉन्ड फंड्स में डाल देते हैं और वो पैसा जो है टैक्स फ्री हो जाता है, तो लोग उल्टी-सीधी ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे, उनका पैसा भी सेव हो जाएगा और टैक्स भी कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि इस टाइप की जब सिचुएशंस आती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम फॉरेन वालों पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये एक उपाय हो सकता है इंडिया के लिए कि ये जो अभी हुआ है वैसा कुछ ना हो। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। अगली अगर हम बात करें तो मार्केट फॉल के बारे में, जो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है वो इंडिया की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को करता है। जो एनएससी का डेटा आया है वो है कि फरवरी 2025 तक 22 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट है और ज़्यादातर ये 5 गुना बढ़ गया है, कोविड के बाद से 5 गुना हो गया है। अगर ज़्यादातर लोगों को देखा जाए वो छोटे टाउन, नॉन मेट्रो सिटीज़, टायर 3, टायर 4 सिटी, गाँव देहात, छोटे-मोटे टाउन से आ रहे होते हैं। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स को थोड़ा काटा है, 1 लाख करोड़ का टैक्स बूस्ट दिया है, मगर उससे मार्केट को कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जो जिस तरीके से एफआईआई भाग रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का पैसा खराब हो रहा है, उसमें ज़्यादातर जो नुकसान है वो ये स्मॉल टाउनर्स का ही है। वो नॉन मेट्रो के जो लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादातर नुकसान हो रहा है। और मार्केट डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है, नो डाउट। ये जो जनधन जैम ट्रिनिटी जो खोला है, जनधन, आधार, मोबाइल, उससे क्या है कि लोगों का मार्केट में आना बहुत ईज़ी हो गया है। लोग आ भी रहे हैं, आके ट्रेडिंग करते हैं, वो बात और है। बट
फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ज़रूर हुआ है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं न कहीं मार खा रही है। लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड कर दिया है, मगर उनको फाइनेंशियली लिटरेट करना भी ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट ने नहीं करा है। जो बार-बार मैचेस के बीच में आके बोलना कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, वो कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। दैट इज़ जस्ट मार्केटिंग। फाइनेंशियली इंक्लूड किया है, मगर फाइनेंशियली लिटरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो नुकसान हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे जो यूपी, बिहार, जो भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले जो स्टेट्स हैं, वहाँ से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं। ऐसी-ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पे इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ईज़ी पैसा बन जाता है। लोगों को लगता है, बुल मार्केट में लोगों ने देखा होता है, तो लोगों को ज़्यादातर इसी में नुकसान देखने को मिलता है। इसी लाइन में हम रिलायंस को देखें तो 3 दिन से लगातार गिरा जा रहा है। लास्ट के दिन जो रिलायंस गिरा, दैट वाज़ बिकॉज़ उनके खिलाफ एक कोर्ट केस चला गया है। गवर्नमेंट ने डिमांड किया था रिलायंस से $2.81 बिलियन। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक ब्लॉक एलोकेट किया गया था, D6 ब्लॉक, जिससे वो उनको गैस निकालने का परमिशन था। मगर उसके अगल-बगल और भी ब्लॉक्स थी, जैसे ओएनजीसी का ब्लॉक था। अब एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है, नेचुरल फिनोमेना है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गैस जो है माइग्रेट कर जाता है। तो रिलायंस के ब्लॉक में भी कुछ गैस जो है ओएनजीसी के ब्लॉक से माइग्रेट हो गया। उससे क्या हुआ, रिलायंस ने बहुत ज़्यादा, जितना उनको एलोकेटेड था उससे ज़्यादा उनको गैस मिल गया और उसने उसको निकाला और यूज़ किया। तो इसके खिलाफ 2018 में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नहीं, कोई बात नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, रिलायंस को नेचुरल तरीके से मिल गया है गैस, तो इसमें कोई इशू नहीं बनता है। मगर इसको लेके सरकार फिर दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को जो है ओवरटर्न कर दिया। 2018 का जो आर्बिट्रेशन था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिलायंस इज़ लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस। तो बाद में जब ये केसेस चल रहे थे, तब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ भी हुई थी, जिसमें कंफर्म किया गया कि हाँ, गैस माइग्रेशन हुआ है। एक गवर्नमेंट की कमेटी भी बनी थी जस्टिस एपी शाह के अंडर में, जहाँ पे ये कहा गया था कि हाँ, माइग्रेशन हुआ है और रिलायंस को जो है पैसा देना पड़ेगा। तो अब रिलायंस प्लान कर रही है कि इस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट में वो लेके जाएगी। तो यही केसेस चल रहा है, और ये केस जो है रिलायंस के खिलाफ चला गया, तो लास्ट वाले दिन हमने देखा रिलायंस का स्टॉक जो है वो तीसरी बार नीचे गिरा। रिलायंस देखिए ऑयल टू रिटेल बेहेमोथ है। उसको ये सब लीगल बैटल्स, रेगुलेटरी एंटेंगलमेंट्स से डील करने का उसका पुराना इतिहास है, वो करके भी आए हैं। चाहे वो कृष्णा गोदावरी बेसिन हो, चाहे वो टेलीकॉम डिस्प्यूट हो। मगर जो मेन यहाँ पे डीपर इश्यू आता है कि गैस माइग्रेशन जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या उसको लेके इतना प्रोलॉन्ग्ड एक डिस्प्यूट, एक कॉस्टली डिस्प्यूट करना क्या ज़रूरी था? गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जैसे प्रोडक्ट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का फिर मान कैसे रहता है जब आप एक नेचुरल प्रोसेस के लिए भी एक कंपनी को सू करोगे, उसको कोर्ट में लेके जाओगे? तो दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि बाद में कोई क्या इन्वेस्ट करने की का सोचेगा इंडिया में, क्योंकि उनको पता है कि कल को कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, नेचुरल प्रोसेस कुछ भी, नेचुरली कुछ भी हो गया, तो कंपनीज के ऊपर केस डाल देती है सरकार, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लाइबिलिटीज़ की मांग करने लगती है। तो दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। जैसे अगर आप यूरोप में देखो, तो यूके है, यूके के नॉर्थ में नॉर्थ सी है, और उससे उससे आप और नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्वे आएगा। तो नॉर्थ सी वाले रीजन में भी ना बहुत सारी कंपनीज है जिनको ब्लॉक्स एलोकेटेड होते हैं, और वहाँ पे गैस माइग्रेशन होते रहते हैं। तो ऐसे केसेस चलते हैं, मगर वो फिर आर्बिट्रेशन से सुलझ जाते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। फिर ऐसे गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी हमें देखने को मिलता है, यूएसए का जो एरिया है, वहाँ पे हमें ऐसे कंपनीज को एलोकेटेड है और गैस माइग्रेशन के केसेस होते रहते हैं। बट ऐसे गवर्नमेंट आके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा देना एक कंपनी पे, ऐसे जल्दी नहीं होता है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 क्रिप्टो करेंसीज को अपने रिजर्व में डालने का सोचा है, जिससे कि उनके जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला है। और बिटकॉइन डाला, ईथर डाला, ये समझ में आता है, क्योंकि ये दोनों मेन स्ट्रीम है, सबसे कॉमन है और बहुत इनका नाम है, पॉपुलर है। मगर उसने डाला है एक्सआरपी। एक्सआरपी एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसके लीगल इश्यूज चल रहे थे अमेरिका के एसईसी के साथ, मतलब अमेरिका के सेबी के साथ, ठीक है। बट उसके बावजूद उसको रिजर्व में डालने की बात कही है, जिसके वजह से उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया है। फिर एक उसने डाला है सोलाना बोल के, वो भी बदनाम सा क्रिप्टो करेंसी है। उसका जो कनेक्शन है वो एफटीएक्स, जिसने जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसका जो मालिक है, जिसको 25 साल की जेल हुई है, सैम बैंकमैन फ्राइड, उसके साथ एसोसिएटेड था सोलाना। तो सोलाना को भी ले लिया उसने अपने रिज़र्व में, उसके वजह से सोलाना का भी भाव बढ़ गया। और जेल में जो 25 साल का वो जेल हुआ है सैम बैंकमैन को, वो भी बड़ा खुश हो रहा है। वो तो खूब मस्का मार रहा है जेल के अंदर से बैठ के ट्रंप को और इलॉन मस्क को, और उम्मीद कर रहा है शायद उसे प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाए और वो बच जाए, क्योंकि
कुछ भी कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप, अगर उसको लग रहा है कि फ़ायदे का बंदा है, काम का बंदा है, इंटेलिजेंट तो है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा खड़ा कर दिया था उसने बहुत कम टाइम में, बट फ्रॉड किया तो जेल गया। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को अगर लग गया काम का बंदा है, पार्डन वार्डन देके उसको अपने साथ मिला लिया। तो ये भी एक हो सकता है। फिर एडीए नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें भी बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला। ये 3 जो है ना छोटे-मोटे क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इनको रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। बिटकॉइन, ईथर तो ठीक है, समझ में आ गया, वो तो बहुत पॉपुलर है, उसको मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप का ना एक आदत है, ये जो मूव है उसका, ये सिर्फ़ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं, एक पॉलिटिकल गैम्बिट भी है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है अंडरडॉग्स पे बेट करने की। ऐसे-ऐसे जगह में वो अलाइन हो जाता है, जो बिल्कुल ही नीचे गिरे हुए एसेट्स थे। उसका जो रियल एस्टेट का भी जो बिज़नेस है, जो एसेट्स व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ कमबैक, वो गिरे हुए थे, वहाँ से वो उठ के आने वाले ऐसी-ऐसी चीज़ों पे वो बेट करता है। और दूसरी चीज़ है, तो चलो इस वजह से उसने इन क्रिप्टो पे तो बेट लगा दिया। फिर 2016 में उसने एक स्लोगन दिया था, एक रेटोरिक दिया था, ड्रेन द स्वैम्प। ड्रेन द स्वैम्प का क्या मतलब है कि बहुत दिनों तक एक गंदा पानी जमा हो जाता है ना, ड्रेन वे का कुछ, या कोई भी पानी जमा हो जाता है काफ़ी दिन तक, तो वो गंदा पानी हो जाता है, स्वैम्प बन जाता है। तो उसको ड्रेन आउट करके साफ़ करने की वो बात कर रहा था। ये क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि पिछले 60-70 साल से अगर आप अमेरिका का फाइनेंस देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो, वही गिनती के 4-5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं, और उनका लॉबी बहुत ज़्यादा अमेरिका में। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि कोई भी चीज़ सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है ना, फिर उसमें वो चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे अमेरिका में लकड़ी के घर बनते थे, 100 साल 150 साल पहले उसका सेंस बनता था, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल था, लकड़ी का घर बनना इट्स ओके। बट लकड़ी का घर, हर डेवलप्ड कंट्री में लकड़ी के घर नहीं बनते हैं। चाइना जो डेवलप हुआ उसने थोड़ा ना लकड़ी के घर बनाए, वहाँ पे स्टील, कंक्रीट, इन सब का डिमांड है, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो जो लकड़ी के घर बनाने वालों का लॉबी है, इतना स्ट्रांग है और इतना ज़्यादा वो सोसाइटी में एम्बेड हो गया कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं। गन का भी ऐसा है, आज से 100 साल पहले आपको गन्स की शायद अमेरिका में ज़रूरत थी प्रोटेक्शन के लिए, अभी उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी गन लॉबी इतना स्ट्रांग है कि गन अभी तक बिक रहा है। उसी तरीके से फाइनेंस अगर आप देखो, यूएस में आज से 50 साल 40 साल पहले वो कार्ड्स यूज़ करते थे, आज भी कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आजकल कौन कार्ड यूज़ कर रहा है? इंडिया में भी नहीं यूज़ होता है, इंडिया वाले भी यूपीआई में शिफ्ट हो गए हैं। तो अमेरिका चाहे तो वो भी यूपीआई टाइप का कुछ बना सकते हैं, मगर उनकी जो फाइनेंशियल लॉबीज़ हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि वो स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहती। वही जो पुराना तरीका है उसी से वो काम चलाना चाहती हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन इट, और उनको स्टेटस को मेंटेन करने में ही प्रॉफिट दिखता है। इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल, वही जेपी मॉर्गन चेज़, वही गोल्डमैन सैक, वही 4-5 बैंक्स हैं जो पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एरिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। इसीलिए वो इस चीज़ को डिसेंट्रलाइज़ करना चाहता है। वो चाहता है कि क्रिप्टो लाके एक दूसरा अल्टरनेटिव तैयार किया जाए फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस, एंड क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स। अब बहुत सारे अपने इंडिया में भी लॉबीज़ हैं जो कोशिश कर रही हैं मनाने का अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जो एलटीसीजी टैक्स है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, जो कि एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले इंडिया में ज़ीरो हुआ करता था। इससे क्या होता है कि लोगों के पास एक इंसेंटिव होता है पैसा रखने का ज़्यादा दिनों तक। तो पहले अगर आप 1 साल से ज़्यादा पैसा रखते हो किसी भी इक्विटी में, उसको नहीं बेचते हो, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? नहीं, जल्दी-जल्दी बेच दोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। वो था 10%, अभी गवर्नमेंट ने जो एलटीसीजी फिक्स किया था 1 साल पहले तक, वो 10% था। इस बजट में उसको कर दिया 12.5%। तो अभी किसी के पास इंसेंटिव नहीं है कि लंबा पैसा रखे। फॉरेनर्स भी इसीलिए भाग रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो इंसेंटिव ना, कि अगर वो लंबा रखेंगे तो 12.5% नहीं देना पड़ेगा, 0% टैक्स है तो चलो रह जाते हैं इंडिया में। अब तो कोई इंसेंटिव नहीं, वो देख रहे हैं कि अगर हम रह भी जाएँगे तो भी हमें 12.5% देना है, तो क्यों रहें? तो एलटीसीजी टैक्स ने एक तरीके से प्रोपेल किया है एफआईआईज़ को इंडिया से भागने के लिए। जिस दिन एलटीसीजी बढ़ा था, उस दिन भी मार्केट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। निफ्टी 420 पॉइंट गिरा था, 9 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गए थे। बीएसई का जो मार्केट कैप था वो 9 लाख करोड़ से श्रिंक कर गया था। तो अब बहुत सारे लॉबीज़ हैं जो कह रहे हैं कि एलटीसीजी टैक्स को आप हटा दो, ज़ीरो कर दो, भले ही टाइमलाइन बढ़ा दो, 1 साल के बजाय 2 साल कर दो, कि 2 साल तक पैसा रखोगे तो आपको एलटीसीजी नहीं देना। तभी तो इंसेंटिव होगा ना लोगों को लंबा पैसा रखने का, एफडीआई बूस्ट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, पीएसयू की वैल्यूएशंस बढ़ेंगी। मगर कौन सुनेगा इस चीज़ को? एलटीसीजी लगा के गवर्नमेंट ने 1 साल में 1000-1100 करोड़ कमाए हैं। अब वो 1000-1100 करोड़ बहुत है? इसी एलटीसीजी के वजह से एफआईआईज़ भागी हैं, और 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का माल बेच के भाग गई हैं पिछले 2 महीनों में। आज अगर ये एलटीसीजी ज़ीरो होता, तो
ये जो 1 लाख करोड़ की जो बिकवाली हुई है, ये नहीं होती। आपने 100 हज़ार करोड़ कमाने के लिए 1 लाख करोड़ मार्केट से वाइप आउट करवा दी है। तो एक तरफ इंडिया तो बोलता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ऑन द अदर हैंड आपकी कथनी और करनी में इतना फ़र्क है। आप कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा के, एलटीसीजी बढ़ा के, यू आर जस्ट पुलिंग द रग आउट फ्रॉम अंडर दीज़ एम्बिशंस, जो बोल रहे हो लोगों के नीचे से आप कारपेट खींच ले रहे हो। तो ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी जो है, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो ख़राब कर देता है। तो एफडीआई के जो इन्फ्लोज़ हैं उसमें फ़र्क आता है, इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फ़र्क आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें फ़र्क आता है, और चाइना को लोग एज अ गुड अल्टरनेटिव देखने लगते हैं। इंडिया का जो कैपिटल है वो फ्लाइट होकर चाइना में चला जाता है। ये एक इशू है। फिर इंडिया के और भी कुछ लॉबीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक और प्रॉब्लम की तरफ हमारा नज़र डाल रहे हैं, वो है नॉन टैरिफ मेजर्स बाय डेवलप्ड नेशंस। देखो, अगर आपको किसी का माल आने से रोकना है किसी देश का, जैसे अमेरिका करता है ना, तो वो टैरिफ बढ़ा देता है कि हम टैरिफ इतनी बढ़ा देंगे कि सामने वाला अपना माल बेच ही ना पाए इंडिया में। बट इसके अलावा भी और भी बैरियर्स होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। मतलब आप कोई ना कोई और बहाना ऐसा डाल देते हो जिससे कि सामने वाला आपको माल ना बेच पाए। यूरोप बहुत करता है इंडिया के साथ ऐसा। उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर। वो क्या कर देंगे, कार्बन टैक्स बढ़ा देंगे। वो बोलेंगे नहीं, नहीं तुम्हारे देश में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन होता है, तुम जो माल हमको बना के बेच रहे हो उसमें डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ है, उसमें क्लाइमेट को हार्म हुआ है, इस वजह से हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। तो ये जो बहानेबाज़ी है, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, जो कि इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं। तो मेन इसमें ये है कि जब जैसे ब्रिटिश राज के टाइम में अगर आप देखो, तो इंडिया से ये लोग रॉ मटेरियल लेते थे, मगर इंडिया का फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं लेते थे, उसमें टैरिफ लगा के रखते थे। तब तो इंडिया गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था। अभी भी इंडिया के साथ ये वैसा ही सलूक करते हैं, मगर अभी टैरिफ नहीं बढ़ाते, ये नॉन टैरिफ तरीके से करते हैं, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे, क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के नाम पे, ईयू का कार्बन टैक्स है, डिफॉरेस्टेशन रूल्स हैं, इन सब चीज़ों के नाम पे। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो नियम बनते हैं, ये डेवलप्ड नेशंस बनाते हैं। तो वो ऐसे नियम बना लेते हैं जिसमें उनको एडवांटेज हो, चाहे वो यूएसए का जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, या यूके का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स है, ये सब मॉडर्न डे अवतार हैं प्रोटेक्शनिज्म के। और ये आज भी चाहती हैं कि इंडिया जो है कॉलोनीज़ की तरह रहे, इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करे मगर फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया सप्लाई ना करे। तो अगर डिफॉरेस्टेशन की इतना चिंता है, तो इंडिया से जब कॉटन इंपोर्ट करते हो, इंडिया का कॉटन लेते हो, तब उसमें डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट नज़र नहीं आता। जब आयरन और इंडिया से लेते हो तब नज़र नहीं आता। जब स्टील लेते हो तभी नज़र आता है, जब फिनिश्ड गारमेंट्स लेते हो तभी नज़र आता है, कॉटन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये दोगलापन है एक तरीके से। अच्छा ही है ये डेवलप्ड कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ आपस में लड़ भिड़ के मर जाएँ। तो इस वजह से आप देखोगे, तो इंडिया से ये लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, तब ठीक है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट ये नहीं लेना चाहते हैं। तो इंडिया को भी अपने रूल्स इस हिसाब से ट्वीक करने पड़ेंगे कि क्या इंडिया हमेशा एक लो मार्जिन गुड का सप्लायर बना रहेगा, या कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में इन देशों को सप्लाई कर पाएँ। तो यही थे कुछ इकोनॉमी के न्यूज़ आजकल भर में, और कुछ और आता है तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।